नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर सभी को मिला के आपको यहाँ पर तो 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस क्लास के बाद इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और साथ ही साथ आंसर की भी दे दूंगा, ताकि आप बाद में भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी, बताइए। यहाँ पर आपको प्रश्नों को पढ़ना है और खुद से भी आपको यहाँ पर सोल्व करना है। जैसे आप क्या करते हैं कि परीक्षाओं में प्रश्नों को पढ़ते हैं और ऑप्शन सोच के सही लगा के आगे बढ़ जाते हो, तो वैसे कि वैसे आपको यहाँ पर सोचना है और सही आंसर क्या हो सकता है ये लगा के आपको भी आगे बढ़ना है। तो सोचिए, यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर किससे बनी थी। तो जो हड़प्पा कालीन मोहर है ना, हड़प्पा कालीन तो इम्पोर्टेंट है, तो जो हड़प्पा कालीन मोहर है ये अधिकतर किससे बनी थी, ये स्टीटाइट की बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, हड़प्पा कालीन जो मोहरें हैं ये स्टीटाइट की बनी थी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी, बताइए किस वर्ष की थी। तो देखिए NDC सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये किस वर्ष सिफारिश की थी, तो ये जो 1958 की थी, 1958 को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सोचने का भी मौका दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो आपको होगा कि यार आप फटाफट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ लो, सोचने का मौका नहीं मिला है, तो मैं थोड़ा सा मौका भी दूंगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट है, बताइए। यहाँ पर यामोत्तर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बताइए यामोत्तर के सबसे निकट कौन सा शहर है, ये आपको बताना। तो सोचिए, यहाँ पर आपको सोचना है कि यामोत्तर के सबसे निकट कौन सा है, तो सोचिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो यामोत्तर है ना, इसके निकट जो है हमारा अहमदाबाद है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यामोत्तर के सबसे निकट शहर पूछे तो अहमदाबाद बताना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। यहाँ पर इसरो की जो आगामी बैठक है, आगामी मिशनों की जो बैठक थी, उसकी समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसरो की 2025 के आगामी बैठक के लिए जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी। किसने की थी, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थकारों की यहाँ पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है कि 24 जैन तीर्थकारों की नक्काशी, ये नक्काशी वाला शब्द याद रखना। और ओडिसी की खंडगिरी गुफा, तो यहाँ पर कौन सी गुफा है ये आपको बताना। तो बताइए कौन सी गुफा है जिसको हम 24 जैन की तीर्थकारों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो नक्काशी के लिए याद रखना, ये जो इसका सही जवाब होगा त्रिशूल गुफा। कौन सी है, त्रिशूल गुफा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। त्रिशूल गुफा ओडिसी की खंडगिरी में स्थित है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः यहाँ पर मंद प्रकाश में कमजोर रतौंधी हो जाता है, यानी कि दृष्टि हो जाता है, यानी कि रतौंधी। तो रतौंधी यानी कि आपको पता होगा, रतौंधी मतलब आंखों का रोग होता है, तो आसानी से बता दोगे यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब सोचिए, क्योंकि रतौंधी सबसे आसान है। रतौंधी में मतलब आँखों, और आँखों के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI सबसे अधिक था, बताइए। 2017 की बात चल रही है। अब आप कहोगे कि इतना पुराना भी प्रश्न पूछ सकता है क्या, तो पूछ सकता है, ठीक है। तो बताइए 2017 में, यानी कि 2017 में भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में सबसे अधिक था, तो बताइए कौन था। तो कौन सा राज्य था ये आपको बताना। तो कौन सा राज्य था, वो केरल था। कौन सा था, केरल था, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सज़ा दी जा सकती है। तो बताइए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसके द्वारा अधिकतम कितनी अवधि की कारावास की सज़ा दी जा सकती है। तो कितनी, तो यहाँ पर याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी जो अधिकतम अवधि है कारावास की वो कितनी है, तो 7 वर्ष है। कितनी है, 7 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये इसकी अधिकतम सज़ा देने की जो मतलब अवधि है वो 7 वर्ष है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कि लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। बताइए, यहाँ पर मिट्टी से क्वेश्चन से और आपको यहाँ पर बताना कि लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है। सोचिए कहाँ पर पाई जाती है, आपको थोड़ा सा मौका भी मिलेगा सोचने का। तो सोचिए कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो पाई जाते हैं ना, ये कहाँ पर पाई जाती थी, ये सूखा पर्णल क्षेत्र में पाई जाती है, पर्णव क्षेत्र में, पर्वण क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना लवणीय और क्षारीय मृदा सूखा पर्णव क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है। बताइए, जो टेट्राक्लोरोमेथेन है इसका विनिर्माण में किस लिए किया जाता है ये आपको बताना। तो किस लिए किया जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन का, तो ये जो किया जाता है प्रशीतक और यहाँ पर एरोसोल नोदक के उत्पादक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। प्रशीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और बाकी देखिए आपको मैंने ये बता रखा कि मेरा जो अभी हम जीके के यहाँ पर 10 सेट करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले मोरी जीके यानी कि मैंने बता रखा आपको कि जीके मोरी चैनल है इस पे करेंगे। तो ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सर्च कर सकते हो मोरी जीके, ठीक है, या जीके मोरी करोगे तब भी आपको इसका यहाँ पर मतलब लोगो मिल जाएगा। और ये जीके मोरी वाले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हालांकि हर वीडियो में कह रहा हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रीवी पर्स क्या होता है। बताइए, जो प्रीवी पर्स ये क्या होता है, ये आपसे पूछा है। साइंस का ही क्वेश्चन से बताइए प्रीवी पर्स क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन से या फिर भूगोल का है। बताइए जो प्रीवी पर्स ये क्या होता है। तो जो प्रीवी पर्स है ना, ये क्या होता है, तो ये एकीकरण के बाद राजकुमारों की दी जाने वाली पेंशन, यानी कि जो हमारा ना पहले क्या होता था कि एक एकीकरण के बाद जो राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन थी उसको कहते थे प्रीवी पर्स कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार कि IIFA अवार्ड 2025 में मंडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि का पुरस्कार किसने जीता था। बताइए, ये जो हमारा IIFA अवार्ड 2025 में मंडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना। तो किसने जीता है, तो ये जो जीता है, देखिए आपको सोचिए किसने जीता है, तो ये कुणाल खेमू ने जीता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, कुणाल खेमू। याद रखना, ठीक है, यानी ये आपको 2025 का पूछ रहा है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसे भारत का यहाँ पर इस्पात शहर कहा जाता है। बताइए, किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है, ये आपको बताना। तो इस्पात शहर भी इम्पोर्टेंट है, ये शब्द इस्पात है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किसे इस्पात शहर कहा जाता है, बताइए कौन से शहर को इस्पात शहर कहा जाता है, ये सोचिए आप। तो ये जो कहा जाता है ना, जमशेदपुर को कहा जाता है। आपने जमशेदपुर सोचा होगा, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। जमशेदपुर को इस्पात शहर कहा जाता है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है। बताइए, आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। फिजिक्स का क्वेश्चन से आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो ये मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है आधार राशियों की मात्रकों को। हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कर कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है। यानी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को कितनी बार कह सकता है कि वो आप वापस से विचार कीजिए, यानी कि पूर्ण विचार कीजिए। मतलब कोई भी ऐसा काम हो या कोई ऐसे निर्णय हो, उस निर्णय को
वापस से विचार करने के लिए राष्ट्रपति कितनी बार कह सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो कितनी बार कह सकता है, तो वो केवल एक बार कह सकता है, याद रखना, केवल एक ही बार कहेगा कि आप वापस से और सोचिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान यहाँ पर प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था, बताइए किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना प्रदेशस्त्री, ठीक है। तो ये जो किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि किसके लिए किया जाता है। तो ये अपराधों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ प्रकार के IIT तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बताइए। जो IIT तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो ये त्रिनेत्र भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना त्रिनेत्र। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था ये आपको बताना। तो क्या था, सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य ये यहाँ पर है ना, ये जो IIT तिरुपति है ना, ये साइबर सुरक्षा सिखाने वाला मोबाइल गेम बनाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला, याद रखना, साइबर सुरक्षा सिखाने वाला मोबाइल गेम बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नारकोंडम द्वीप, यानी जो नारकोंडम द्वीप है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। बताइए नारकोंडम द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो नारकोंडम द्वीप याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर स्थित है, सोचिए, आप खुद से सोचिए, पहले ऑप्शन लगाइए कि सही जवाब क्या हो सकता है कि नारकोंडम द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये अंडमान सागर में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अंडमान सागर। याद रखना नारकोंडम अंडमान सागर। यहाँ पर अंडम कोंडम, ये मतलब आपको यहाँ पर शब्द आ रहा होगा दोनों में। तो दोनों मतलब नारकोंडम तो अंडमान, ठीक है। तो कोंडम अंडम आप ऐसे सोच सकते, ट्रिक लगा सकते हो। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार के भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के लिए विकसित मतलब विकास से संबंधित है, उद्योग के विकास से संबंधित है, बताइए। यहाँ पर आपको मत्स्य उद्योग के, तो आपको पता होगा ये मत्स्य के लिए कौन सी क्रांति है। यहाँ पर देखिए पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। पीली क्रांति आपको पता होगा तिलहन, यानी कि जैसे सोयाबीन हो गया, तिल मतलब तिलहन के लिए है। हरित क्रांति भी आपको पता होगा हमारे ग्रीन के लिए है। श्वेत आपको पता होगा दूध के लिए। तो नीली जो क्रांति है मत्स्य के लिए है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो मत्स्य उद्योग यानी कि मत्स्य क्रांति है ना, ये नीली क्रांति से, मत्स्य ना नीली क्रांति से संबंधित है। बाकी श्वेत तो दूध से है, और हरित क्रांति हमारी ग्रीन से है, और बाकी पीली क्रांति तिलहन से है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक मतलब सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया था, बताइए। यानी कि 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल तो आपको पता होगा कि अभी व्हाट्सएप चैनल भी बन रहे हैं। तो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया ये आपको बताना। तो 4 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। किसने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है, बताइए। जो भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा है। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो ये जो हवाई स्टेशन INS, ठीक है, INS कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अग्नाशय की दीपिका, ठीक है, कोशिकाओं को मतलब अग्नाशय की दीपिकाओं कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है। तो बताइए कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा में वृद्धि करता है। और यहाँ पर कह रहा है कि दीपिका कोशिका, ठीक है, तो बताइए कौन सी वाली है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्फा। एल्फा क्या हो जाएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर बी एल्फा कोशिका। यहाँ पर आपको दिया होगा अल्फा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अल्फा कोशिका, अल्फा याद रखना, अल्फा सेल को या अल्फा कोशिका को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में
किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था? बताइए। यहाँ पर 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा है। ये पुदुचेरी को किया गया है। किसको? पुदुचेरी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, पुदुचेरी। ठीक है, याद रखना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? बताइए। बादामी गुफा इंपॉर्टेंट है यार, ये जो बादामी गुफा है ना, ये बहुत पूछा जाता है। तो बताइए बादामी गुफा का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो बताइए किस शासकों द्वारा बादामी गुफा का निर्माण किया गया था? ये किसके लिए? ऑप्शन में दिया है चालुक्य दिया, मौर्य दिया, पल्लव दिया, पांडेय दिया है। तो ये जो बादामी गुफा है ना, ये चालुक्य द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया था। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न करें कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? अब देखिए, थार रेगिस्तान से हर प्रैक्टिस सेट में हमने दो तीन क्वेश्चंस को देखा था। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते भी, और थार रेगिस्तान है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थार आपको पता होगा रेगिस्तान में तो इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है। तो ये थार रेगिस्तान का ज़्यादा ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए इसके सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है थार रेगिस्तान में, बताना है। तो छोटी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक छत्रपद राजा कौन था? बताइए। जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक छत्रपद राजा कौन सा था, ये आपको बताना था। कौन सा राजा था बताइए। तो ये जो राजा था, ठीक है, ये जो राजा था वो रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, रुद्र सिंह तृतीय। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर कि कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरस संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? बताइए। कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधित विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? तो बताइए सीरम संबंधित। तो कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ये जो रोग है ना, टाइफाइड है। कौन सा है? टाइफाइड है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, टाइफाइड। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न करा कि उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? बताइए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये बताना है कि उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ पर म्यांमार और चीन और भारत तीनों मिलते हैं। उस बिंदु का नाम बताना आपको। तो कौन हो जाएगा ये बिंदु? तो ये जो बिंदु हो जाएगा वो दीफू दर्रा हो जाएगा। यहाँ पर त्रिक जंक्शन दर्रा मत बताना, दीफू दर्रा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, जहाँ पर भारत, चीन, म्यांमार तीनों मिलते हैं उस बिंदु को दीफू दर्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दीफू दर्रा कहते हैं। बढ़ते हम प्रश्न 29 पे। 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? बताइए। कौन सा जो अनुच्छेद है वो जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा? तो जो 97 है ना, इसके संशोधन अधिनियम द्वारा है ना, यहाँ पर जो जोड़ा गया था वो कौन सा था? तो अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 43B। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। 30 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर करें कि मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? देखिए, जब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा भाग जो प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है। देवता के लिए भीतरी कक्ष, ठीक है। कभी मंदिर गए होंगे तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा। तो बताओ, शिखर, जगती, कलश, गर्भगृह कौन सा है? तो याद रखना, ये जो देवताओं के लिए है ना सबसे भीतरी कक्ष है वो गर्भगृह है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, गर्भगृह। ठीक है, और आपने सुना भी होगा यार, गर्भगृह में प्रवेश करना ये वो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। 31 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह यानी कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव
से संबंधित है। बताइए कौन सा जो जनजातीय समूह है जो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है। तो यहाँ पर नागालैंड में तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नागा हो जाएगा। तो नागा याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड नागा। ठीक है, नागा से आपको याद आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे। 32 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि मेंडेलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है। तो देखिए केमिस्ट्री की जो मेंडेलीव की सारणी है उससे भी क्वेश्चंस आपको एक एक बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस सारणी में रखा गया। तो 5वीं, 6ठी, 7वीं, उसके बाद यहाँ पर आपको 8वीं भी दिया है। ठीक है, तो टोटल कौन सी सारणी में रखा गया था ये आपको बताना है। तो देखिए 5, 6, 7, 8 दिया है, तो कौन सी सारणी में रखा गया था, तो ये है ना आयोडीन को। यहाँ पर कह रहा है कि आयोडीन को कौन सी सारणी में रखा था, आयोडीन को ना वर्ग 7 में रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ये रोमन गिनती है, कभी कभी क्या होता है कि रोमन गिनती में भी आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो रोमन गिनती आप याद कर लेना, सीख जाना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 33 पे। 33 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम यानी कि यहाँ पर ISCI की स्थापना कब हुई थी। बताइए औद्योगिकी वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना। तो बताइए कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आप इस मौरी क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, तो हो सके तो आप ये कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 34 पे। 34 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि तख्त ए बही यहाँ पर शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एक क्वेश्चन बनाया था। तो तख्त यहाँ पर कह रहा है कि तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये गांधार से संबंधित है। किससे, गांधार से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना, गांधार। ये तख्त ई बी बही आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 35 पे। 35 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। यानी कि लोक अदालत से हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था क्वेश्चंस की लोक अदालत कैसी है, क्या है। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। यानी कि तो छोटी सी अदालत है, लोक अदालत तो छोटी होती है, तो संवैधानिक मामले का तो किया ही नहीं जा सकता। आप ऑप्शन एलिमेंट कर सकते हो क्योंकि ये संवैधानिक बात तो हो ही नहीं सकती लोक अदालत में। बाकी हत्या के मामले भी नहीं, जनहित याचिका का या फिर समझौता योग्य अपराध। तो यहाँ पर ना समझौता योग्य अपराध को हम यहाँ पर निपटारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 36 पे। 36 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करके अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। बताइए अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा, दक्कन का, मेघालय, मालवा, छोटा नागपुर। तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच है ना वो मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, सी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 37 पे। 37 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू यहाँ पर कह रहा है कि डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का सदस्य कब बना था। तो अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मतलब सदस्य कब बना था। तो कब बना था ये बताइए, कब बना था। तो ये जो बना था मई 2025 में बना था आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक तौर पर मई 2025 में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। 38 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करें विमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए यानी आपको कुल मिला के ये बता देना है कि लंबाई का मात्रक क्या है। बताइए लंबाई का मात्रक क्या है, जूल है, एम्पियर है, किलोग्राम है या मीटर है। तो लंबाई मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे। 39 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली से बनाई गई है। बताइए कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली, चारबाग शैली भी बार बार पूछता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली से बनाई गई है। तो ये जो वास्तुकला है ना जो चारबाग शैली से बनाई गई है ये कौन सी है, तो ये ताजमहल है। कौन है, ताजमहल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ताजमहल याद रखना। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 40 पे। 40 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे। बताइए भवानी पाठक और देवी चौधरानी ये जो विद्रोह से संबंधित है, किस विद्रोह से संबंधित है ये आपको बताना, और लीडर भी थे ये। तो बताइए कहाँ से,
तो ये जो थे ना फकीर और सन्यासी विद्रोह, कौन सा है, फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे, उनके लीडर थे, प्रसिद्ध भी थे और संबंधित प्रसिद्ध थे और ये इनके लीडर भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 41 पे। 41 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है। आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा पद जो निर्वाचित नहीं है, यानी कि जो चुनाव के द्वारा नहीं होता, मतलब उस पद को नहीं वो करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो सरपंच तो चुनाव से होता है, पंचायत सचिव नहीं होता, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। प्रधान तो चुनाव से होता है और जिला मुख्य भी चुनाव से होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, जो निर्वाचित पद नहीं है। पंचायत सचिव निर्वाचित पद नहीं है, ठीक है, इसको हम चूज करते हैं। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 42 पे, मतलब 42 पे। 42 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर डीएनए में मानक क्षारक युग्मन यानी कि स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस प्रकार के अबंधन के कारण होता है, बताइए। यानी कि मानक क्षारक युग्मन योग किस प्रकार के अबंधन के कारण होता है, तो ये तो हाइड्रोजन अबंधन आ जाएगा। तो आसान सा प्रश्न, हाइड्रोजन ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंधन। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 43 पे। 43 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। जो भारत भूटान की सीमा है ये मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, आपको बताना। बताइए भारत भूटान की सीमा, तो जो भारत भूटान की सीमा है ना, ये निम्नलिखित में से सोचिए क्या हो सकता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको सोचने का भी मौका मिलेगा, तो आप सोच भी सकते हो। सोचिए किसके द्वारा है, तो ये जो है ना, ये जो किसके द्वारा परिभाषित है, तो ये पहाड़ और संधियाँ कहाँ पर दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 44 पे। 44 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI का उपाध्यक्ष चुना गया है, यानी कि उपाध्यक्ष चुना गया, ये आपको बताना, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था का। तो ये जो किसे चुना गया है, ये जो ना प्रसन्न कुमार डी को चुना गया। किसको, प्रसन्न कुमार डी को चुना गया, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, प्रसन्न कुमार डी को। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 45 पे। 45 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न तो पहली बार भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया था। यहाँ पर व्यापार प्राप्य बट्टाकरण या छूट प्रणाली यानी कि ट्रेड्स किस क्षेत्र में व्यापार यानी कि वित्त पोषण बट्टाकरण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, तो बताइए। ये तो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था, वहाँ पर हमने उसके फुल फॉर्म को देखा था, यहाँ पर आपको शॉर्टकट बताना। तो बताइए यहाँ पर है ना, ये जो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला MSME। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ M, उसके बाद S, इसके बाद MSM, वापस से M आएगा और यहाँ पर E आ जाएगा, तो ये वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हमने क्या देखा था, इसका फुल फॉर्म हमने देखा था कि जैसे हमने मध्यम देखा था, लघु वगैरह, ये छोटा सा देखा था ना, ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से ही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 46 पे। 46 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ प्रकार के खगोलीय प्रेक्षण स्थल जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। आपको ये जंतर मंतर कहाँ पर ये बताना है। देखिए जंतर मंतर ये वो वाला जंतर मंतर नहीं जो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था, ये जंतर मंतर है ना एक यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ये वो वाला जंतर मंतर है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो ये जंतर मंतर कहाँ पर है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ये जो जंतर मंतर है ना, ये जो हमारा है ना, मतलब राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, जंतर मंतर हमारा राजस्थान में क्या है, संबंधित है, राजस्थान में है स्थित है ये जंतर मंतर जो विश्व यूनेस्को की मतलब सूची में शामिल है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे। 47 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यह प्रकार कि जब हम रसोई में गैस स्टोव के निकट जलती हुई माचिस लाते हैं तो गैस स्टोव का नॉब चालू करते हैं तो किस प्रकार का दहन होता है, तो वो तो तीव्र दहन होता है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर डायरेक्ट बी लगा देंगे, तीव्र दहन होता है, ठीक है। कौन सा, तीव्र दहन होता है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास
मतलब देखा गया है? बताइए। मतलब जो मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? जब शिलालेखें होती थी ना तो उसमें किस लिपि का विकास था? बताइए किस लिपि का? तो ये जो मतलब लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन सा? ब्राह्मी लिपि, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना। मौर्य काल में शिलालेख के लिए जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 49 पे। 49 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसी से परामर्श करना चाहिए? बताइए। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे परामर्श करना चाहिए? तो ये जो करता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 50 पे। ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न में कह रहा है कि 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP16 का नारा क्या था? बताइए। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का नारा क्या था ये आपको बता देना है। तो बताइए क्या था? तो ये जो नारा था ना, जैव विविधता के प्रकृति तक था, या प्रकृति के साथ शांति, या जैव विविधता के शांति, या पर्यावरण शांति? तो कौन सी क्या था? तो ये जो इसका सही जवाब होगा प्रकृति के साथ शांति। क्या था ये जो नारा था? वो तो क्या था? प्रकृति के साथ शांति था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, प्रकृति के साथ शांति। ठीक है, अब देखिए बाकी आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अगर, तो आप यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट देखना तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप ये मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो कैसा लगा है, और मेरे जीके मौर्य चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।